हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं। अंडर सेक्शन 59, इफ अ डेटर मेक्स अ पेमेंट इंडिकेटिंग अ स्पेसिफिक डेब्ट टू बी डिस्चार्ज, द क्रेडिटर मस्ट अप्लाई इट टू। प्लस में क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो जिससे पैसा लेना है वो अगर पैसा दे रहा है और वो अगर बोल देता है कि पर्टिकुलर में इस लोन का मतलब उसने बहुत सारे लोन ले रखे उस क्रेडिटर से, और अब वो पर्टिकुलर बोलता है कि मैं इस लोन का पेमेंट कर रहा हूं, तब क्रेडिटर को क्या करना है? तब जब वो ऐसा इंडिकेट कर देता है कि ये पैसा मैं पर्टिकुलर इस डेप्थ के लिए कर रहा हूं, तो फिर तब क्रेडिटर का क्या करेगा? किस डेप्थ के लिए लागू करेगा? वो तो जो इंडिकेट किया है उसी अमाउंट के लिए यहाँ पे वो उसको लेगा। तो एनी डेप्थ ऑफ हिज चॉइस। एज पर सेक्शन 59, इफ अ डेटर मेक्स अ पेमेंट विद द एक्सप्लिसिट और implied instruction that is should be applied to a particular debt, the creditor must apply it accordingly। है ना? तो यहाँ पे यही बोला है कि जिस चीज के लिए उसने इंडिकेट किया है उसी डेप्थ के लिए वो पेमेंट माना जाएगा। Under section 60, if the debtor does not indicate the depth to which the payment should be applied, the creditor can। अब यहाँ पे है कि डेटर ने कुछ नहीं बताया पेमेंट करते वक्त कि मैं कौन से लोन का पेमेंट कर रहा हूँ, कौन से डेट का पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या जो क्रेडिटर है वो क्या करेगा? तो यहाँ पर जो करेगा वो अप्लाई इट टू एनी लॉफुल आउटस्टैंडिंग डेप्थ। तो जो भी उसके आउटस्टैंडिंग डेप्थ है उसमें से किसी का भी वो उससे सेट ऑफ कर लेगा। मतलब अगर दो तीन उसके अलग अलग समय पे उसने लिए थे और वो दो तीन ही ड्यू हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गए और पेमेंट दिया है, तो वो चाहे जिस भी अमाउंट को पहले सेटल करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, पर आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। According to section 60, if the debtor does not specifies which debt the payment is for, the creditor has the discretion to apply it to any debt whether it is time barred or not। है ना? मतलब आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब पैसा देने के लिए वो होना चाहिए ड्यू। अब वो टाइम बार्ड भी हो गया तो वो पहले उसको भी पे कर सकता है। ठीक है, वो उसका ही ऑब्वियस ही वो पहले उसी का ही सेटल करेगा क्योंकि टाइम बार्ड है वो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61, इफ नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स द पेमेंट इट इज अप्लाइड टू। तो अगर जैसे क्रेडिटर ने भी नहीं बताया कि किस इंडिकेट किया कि कौन से ऋण का है, और डेटर ने और न क्रेडिटर ने इसको इंडिकेट किया कि किस पेमेंट के लिए किया जाएगा, तो सेक्शन 61 के तहत वो किसका पेमेंट का फुलफिलमेंट करेगा? तो यहाँ पे जो पेमेंट माना जाएगा द ओल्डेस्ट डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम। तो समय के अनुसार सबसे पुराने ऋण पर वो उस पर उसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 61 बोलता है एज पर सेक्शन 61, इफ नाइदर द डेटर नॉर द क्रेडिटर अप्रोप्रिएट द पेमेंट, दोनों ने ही नहीं बताया कि किसका वो कर रहा है यूज, तो इट इज अप्लाइड टू डेथ इन द ऑर्डर इन विच दे वर इनकर्ड। तो जिस ऑर्डर में वो किए गए हैं उस हिसाब से वो पेमेंट होते जाएंगे। इफ मल्टीपल डेब्ट्स हैव द सेम स्टैंडिंग, अगर वो एक ही दिन पर मतलब जैसे बहुत सारे डेप्थ है तो द पेमेंट इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली, तो फिर पेमेंट प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेमेंट से रिलेटेड, जो डेथ से रिलेटेड जो सेक्शन थे, सेक्शन 59, 60 और 61। तो 59 में क्या बोला था कि जहाँ पे डेटर देते वक्त इंडिकेट कर रहा है कि मैं पर्टिकुलर इस डेट का लोन का मतलब पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो उसमें यूज किया जाएगा। 60 बोलता है कि वहां पर डेटर ने कुछ नहीं इंडिकेट किया तो क्रेडिटर अपने हिसाब से अपने उसके पास डिस्क्रिशनर रहेगा कि उसका डिस्क्रिशन रहेगा कि वो किस चीज का पेमेंट लेना चाह रहा है। और 61 में है कि दोनों ने ही नहीं मेंशन किया है तो यहाँ पर फिर उसके टाइम के अकॉर्डिंग इनकर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है if two parties make a reciprocal promise to do a legal act and also promise to do an illegal act under certain condition, what will be the legal effect अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब एक दूसरे को प्रॉमिस जो किया जा रहा है, यहाँ पे प्रॉमिस में क्या है कि एक काम तो इलीगल करने के लिए हुआ है सर्टेन कंडीशन पे, और दूसरा एक इलीगल काम के लिए हुआ है, मतलब लीगल और इलीगल दोनों एक्ट के लिए कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस दिया गया। तो यहाँ पे क्या इसका लीगल इफेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो होगा कि
जो वेद भाग होगा उसी को आप इन्फोर्स करा सकते हैं, और जो अवैध भाग होगा वो शून्य हो जाएगा। तो द लीगल पार्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट द इलीगल पार्ट इज वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ये सेक्शन 57 में मेंशन किया गया है कि सेक्शन 57 एज पर द सेक्शन 57 इफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिस्ट ऑफ बोथ लीगल एंड इलीगल एस्पेक्ट्स द लीगल पार्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो लीगल पार्ट को वैलिड बनाया जाएगा और इलीगल को वॉइड किया जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 57, है ना। तो ए एंड बी एग्रीज दैट ए विल पे 5,000 टू बी एंड बी विल सेल इलीगल ड्रग्स। तो ये हाँ, तो यहाँ पे तो सीधा से यही बोला है कि ए उसको 5,000 रुपए देगा और वो जो बी है उसको इलीगल ड्रग्स देगा। तो यहाँ तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में मतलब एक ही काम के लिए बोला है जो कि इलीगल काम का है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है एंड बी एग्रीज दैट ए विल सेल अ कार टू बी, बी को कार दे रहा है एंड इफ बी यूजेज इट फॉर लिकर। तो यहाँ पे एक तो ये वैलिड है कि वो सेल कर रहा है उसको, ठीक है, और फिर अब बोल रहा है कि बी को उस कार को यूज करना है स्मगलिंग में, ही मस्ट पे 50,000 एक्स्ट्रा। अगर वो ऐसा करता है तो 50,000 उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार बेचने वाला है वो तो लीगल होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जो 50,000 वाला होगा ये इलीगल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन जो होगा आंसर ऑप्शन बी। बाकी दूसरे भी देख लेते हैं। एंड बी एग्रीज दैट ए विल सेल अ हाउस टू बी एंड इफ बी रेंट्स इट आउट ही विल पे 20,000 एक्स्ट्रा। तो ये दोनों ही वैलिड काम के लिए कि हाँ अगर उसने उसको सेल किया और वो अगर उसको किराए पे देगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो यहाँ पे वैलिड है, कोई इलीगल काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो the sale of car is a valid contract, but the promise related to liquor smuggling is an unlawful agreement. It is void under section 57. Next, if an alternative promise has one legal and one illegal branch, what is its legal effect under the Indian Contract Act? है ना। तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे अगर ऐसा है कि कोई प्रॉमिस अल्टरनेटिव प्रॉमिस है कि मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ, या तो तुम ये काम करो या तो ये काम करो, तो एक लीगल काम है एक इलीगल काम है। तो जो लीगल काम है के लिए होगा वो यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, वो इन्फोर्सेबल होगा, और जो इलीगल काम का होगा तो वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो ओनली द लीगल पार्ट इज इन्फोर्सेबल, तो उसका सिर्फ इन्फोर्सेबल पार्ट लीगल वाला होगा। तो एज पर सेक्शन 58 इफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस कंसिस्ट ऑफ वन लीगल एंड वन इलीगल पार्ट, only the legal part is enforceable while the illegal part is void. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 58। 58 के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ए एंड बी एग्रीज दैट ए विल पे 1,000 टू बी एंड बी विल डिलीवर इधर व्हीट और स्मगल्ड वेपन, है ना। तो यहाँ पे ये यही जो है ये ऑप्शन हमारा सही, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ए पे करेगा 1,000 बी को, या तो वो क्या दे गेहूं दे दे उसको, या फिर वो विपन उसको स्मगल कर दे। तो यहाँ पे ये क्या है वैलिड है, ये लीगल काम के लिए, ये इलीगल काम के लिए। तो सिर्फ हम ये वाला कि 1,000 में तुम गेहूं ले लो, ठीक है, तो ये वाले को इन्फोर्स करा सकते हैं, तो ये हमारा सही है। ए एंड बी एग्री दैट ए विल पे 500 टू बी एंड बी विल डिलीवर ओनली लीगल गुड्स, ठीक है। तो यहाँ तो एक ही तरफा ये 500 रुपए देगा और वो लीगल गुड्स देगा, तो ये हमारे मतलब सेक्शन 58 का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एंड बी एग्रीज दैट ए विल पे 2,000 टू बी, है ना, तो बी को 2,000 देगा और बी विल डिलीवर इधर राइस, और ये भी सेम ए जैसे ये, तो सी, तो ए और सी हमारे दोनों ऑप्शन सेक्शन 58 के हिसाब से फिट बैठते हैं, ठीक है। तो दोनों सेक्शन में सेक्शन 57 में क्या बोला गया है कि दो काम हो रहे हैं वहां पे, है ना, कि जैसे ये बोला था कि घर देंगे और साथ ही साथ वो उसको यूज करे किसी स्मगल उसमें, है ना। तो यहाँ पे दो तो एक्स्ट्रा पैसा देगा वो। तो यहाँ दो काम के लिए दो अलग अलग प्रॉमिस हो रहा था, पर तो यहाँ हम सिर्फ जो वैलिड जो लीगल काम के लिए उसको ही हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। यहाँ पर है काम में बोला है कि पैसा दे रहे हैं, या तो ये करो या तो ये, है ना। तो यहाँ अल्टरनेट ऑप्शन दिया गया है, ये या तो ये। तो जो लीगल ऑप्शन होगा वो ही हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट डज सेक्शन 62 डील्स विथ। तो जो सेक्शन 62 है वो नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसमें कोई नया क्लॉज डाला है, उसको या तो खत्म कर दिया है या फिर उसमें अल्टरेशन, कुछ चेंजेस किए गए हैं ना। तो ये ऐसा इससे रिलेटेड सेक्शन 62 है। तो यहाँ पे ये है कि अगर जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को फिर जो था उसको लागू नहीं करेंगे, जो इसके तहत नया जो बनेगा वो फिर उसको इन्फोर्स किया जाएगा। तो ये सेक्शन 62 में बोला गया। अंडर सेक्शन 62 इफ पार्टीज म्यूचुअली एग्रीज, यहाँ पे म्यूचुअली एग्री होना चाहिए टू रिप्लेस एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ न्यू वन, मॉडिफाई इट और रेस्काइंड इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। तो नया जो ओरिजिनल था उसको परफॉर्म नहीं करना होगा, जो नया बन के आया है फिर उसको परफॉर्म किया जाएगा। अंडर सेक्शन 63 अ प्रॉमिस कैन, मतलब एक जो प्रॉमिसी कैन, प्रॉमिसरी क्या कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड द टाइम फॉर परफॉर्मेंस, है ना, वो टाइम बढ़ा सकता है। यहाँ पे मतलब मैं जैसे ए ने प्रॉमिस किया कि मैं इतने टाइम में पेमेंट कर दूंगा बी को, तो अब यहाँ बी के पास क्या क्या ऑप्शन है, बी क्या कर सकता है, सामने वाले की रिक्वेस्ट पे क्या करेगा, टाइम एक्सटेंड कर सकता है परफॉर्मेंस के लिए, एक्सेप्ट लेसर परफॉर्मेंस देन एग्रीड। वो जो अमाउंट था, जैसे मान लीजिए अगर बोला गया है मतलब कोई काम जो बोला है वो पूरा ना करते हुए उसका कुछ पार्ट ही वो कर लिया कि कम करके उसको एक्सेप्ट कर सकता है, जैसा किया है वैसे एक्सेप्ट कर लो, पूरा नहीं करा है ना। और थर्ड है रेमिट द होल और पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन। तो जैसे पैसे देने की बात है ना, तो 10,000 पेमेंट करना था, वो सामने वाला 8,000 कर रहा है और उसने एक्सेप्ट कर लिया, या खुद ही ने बोल दिया कि दो, चलो आप अभी नहीं दे पा रहे, अभी आप 8,000 दे पा रहे तो 8,000 का ही कंप्लीट पेमेंट मान लेते हैं। तो ऐसे इस तरीके से वो क्या है, ऑब्लिगेशन का पूरा या कम मतलब उसको रेमिट कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो ये प्रोमिसरी के पास है ऑप्शन। तो सेक्शन 63 इसके बारे में बोलता है। तो सेक्शन 63 अलाउज द प्रोमिसी टू वेव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को ही वेव कर सकता है, ठीक है, और एक्सटेंड टाइम, टाइम बढ़ा सकता है, और एक्सेप्ट लेसर सम एज फुल सेटिस्फेक्शन। तो प्रोमिसरी क्या है, प्रदर्शन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए समय बढ़ा सकता है, कम राशि को पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार कर सकता है, या पूरे दायित्व को माफ कर सकता है। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 64 इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज रेस्काइंड बाय द पार्टी एट हुज ऑप्शन इट वाज वॉइडेबल द अदर पार्टी मस्ट। तो यहाँ ये पूछा है कि अगर जैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो अगर उसको डरा धमका के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो जिसको डराया धमकाया है वो क्या कर सकता है, उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल मतलब उसको वो या तो लागू करवा सकता है या फिर रेस्काइंड करवा सकता है, खत्म करवा सकता है, वो उसके ऑप्शन पे, तो वो वॉइडेबल उसके ऑप्शन पे जो एग्रीड पार्टी है ना। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अगर एग्रीड पार्टी उसको रेस्काइंड करा देता है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको ऐसा कैसा लागू करा दे, चलो ठीक है डरा धमका के ही उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया पर मेरे लिए बेनिफिट का है तो मैं चलने देता हूँ, ये मान के उसने वो चलने दिया है ना, तो ये तो उसने इन्फोर्स करा। लेकिन अगर वो बोले नहीं मेरे को तो ये बेचना ही नहीं है, जबरदस्ती बेचा, कोर्ट में प्रूफ कर दिया जाता है, तो वो उसको पास ऑप्शन है कि उसको खत्म कर दे। तब वो खत्म करता है तो अदर पार्टी ने अगर जो भी बेनिफिट लिया है वो उसको रिस्टोर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है रिस्टोर द बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो अदर पार्टी ने कुछ बेनिफिट लिया, जैसे प्रॉपर्टी अपने पास ले ली थी, तो उसको वापस रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस देना होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 इफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज रेस्काइंडेड द पार्टी हु रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर इट मस्ट रिस्टोर इट, उसको वापस उस लाभ को देना होगा। Under section 65, if a contract is discovered to be void, the person who received an advantage must, अब ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर होता है कि void है, जैसे सेक्शन 20 के तहत हमने देखा था कि सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया तो वो वॉइड हो गया, तो वो जो वॉइड होता है तो फिर सेक्शन 65 भी उस पर एप्लीकेबल होता है कि तब क्या होगा, जब वो वॉइड हो जाएगा तो क्या होगा, जो जो भी प्रॉफिट है वो वापस रिस्टोर करना होगा, रिटर्न करना पड़ेगा, अगर वो नहीं रिटर्न कर रहे तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 64 में क्या है, जो बेनिफिट है वो रिस्टोर करना होगा, मतलब जो भी बेनिफिट लिया था, और क्योंकि वो वॉइडेबल था ना, और वॉइड के केस में क्या है, वो रिटर्न करो या फिर कंपनसेशन दो, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा कि सेक्शन जो वॉइड के तहत हमने जो भी बेनिफिट लिया था वॉइड एग्रीमेंट के तहत वो वापस करना होगा। तो राइट ऑप्शन होगा रिटर्न और कंपनसेट फॉर द बेनिफिट। Section 65 ensures that no one unfairly benefits from a void contract. The person must return or compensate for any advantage received.
Next, according to section 66, rescission of voidable contract can be communicated or revoked in the same manner as. तो यहाँ उसी मैनर में होगा जैसे हमने एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन का जो ऑफर का जो एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन देखा था ना, उसी मैनर में यहाँ पे रेस्काइनेशन का भी मतलब राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है उसकी जो सूचना दी जाएगी वो उसी मैनर में दी जाएगी जिस तरीके से हम ऑफर के लिए मतलब ऑफर की जो एक्सेप्टेंस की जाती है उसका रिवोकेशन किया जाता है, वापस ऑफर लिया जाता है, तो जिस मैनर में किया जाता है उसी मैनर पे यहाँ पे लागू हो जाएगा। सेक्शन 66 में बोला है। तो धारा 66 के अनुसार यदि कोई अनुबंध रद्द करने योग्य है मतलब वॉइडेबल है तो उसे उसी तरह से रिसेशन निरस्त या संप्रेषित किया जा सकता है जिस तरह प्रस्ताव को जो कम्युनिकेट किया जा रहा है या उसको रिसेशन किया जा रहा है उसका, यह अनुबंध के एक पक्ष को दूसरे पक्ष को अधिसूचित करने की अनुमति देता है। Next is section 67 state that if a promisee neglect to provide reasonable facility for performance, the promisor is. अब यहाँ पे ऐसा है कि प्रोमिसरी के पास था कि उसको चीजें प्रोवाइड करानी थी, तब जाके प्रोमिसर वो काम करके देता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोमिसरी निग्लेक्ट करता है, प्रोमिसरी अपने मतलब वो चीजें नहीं प्रोवाइड करा रहा है तो प्रोमिसर अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तो वचनकर्ता को क्या होता है, तो वचनकर्ता क्या एक्सक्यूज फ्रॉम नॉन परफॉर्मेंस, तो उसको एक छूट मिल जाती है, मतलब वो मुक्त हो जाता है परफॉर्मेंस नहीं करने का क्योंकि उसकी गलती नहीं है, यहाँ पे प्रोमिसरी ही उसको वो चीज वो फैसिलिटी नहीं करा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई घर बनाना है, घर के लिए बोला कि मैं ही आपको ये ईंट वगैरह लाके दूंगा। ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक पूरा घर बना के देगा, लेकिन बी ने बोला है कि मैं तुम्हें इसके लिए ईंट सप्लाई करूंगा, आप मेरे लिए घर बना देना। अब बी उसके लिए ईंट सप्लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ए अपना परफॉर्मेंस नहीं कर सकता क्योंकि वो ईंटें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, मतलब वो अपनी फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा है, बी नहीं दे रहा है, इसलिए ए नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। तो यहाँ पे एक्सक्यूज हो जाएगा फिर ए के पास कि उसको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं। यदि कोई वचनकर्ता को वचन पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं करता है तो वचनकर्ता उस विफलता से मुक्त हो जाता है, यहाँ वचनदाता आएगा। अच्छा, बात करता तो हाँ, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने घर की मरम्मत के लिए कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त करता है लेकिन मरम्मत की जगह नहीं दिखाता तो ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है कार्य करने से मुक्त हो जाता है। Next, under section 68, if a person incapable of the contracting is supplied with necessities, who is liable to pay? मतलब जो माइनर है या कोई इंसेन पर्सन है वो खुद अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, तो यहाँ पे उनके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि कोई पर्सन उसके बेनिफिट के लिए काम करेगा, मतलब उसको नेसेसरी वाली चीजें जैसे दवाई, खाना, है ना, एजुकेशन की जरूरत हो तो ये सब चीज प्रोवाइड करेगा, वो खर्चा करेगा। तो अब वो जो पर्सन जिसने खर्चा किया है वो पैसा कहाँ से रिकवर करेगा, तो यहाँ पे जो रिकवर होगा वो इसकी प्रॉपर्टी से, जो इनकेपेबल पर्सन है ना, उसकी प्रॉपर्टी से लिया जाएगा। तो यहाँ पे द इनकेपेबल पर्सन प्रॉपर्टी से वहां से भुगतान लिया जाएगा। तो धारा 68 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो अनुबंध करने में अक्षम जैसे नाबालिग या पागल है उसे उसकी स्थिति के अनुसार आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती है तो वह व्यक्ति आपूर्ति करता है, वह उस अक्षम व्यक्ति की संपत्ति से रीइंबर्समेंट का हकदार होगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टी उससे रीइंबर्स करा सकता है। Next, in section 69, when can a person claim reimbursement for paying someone else debt? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब अगर कोई व्यक्ति कब किसी अन्य व्यक्ति का ऋण चुकाने के लिए रीइंबर्समेंट का दावा कर सकता है, वो तब कर सकता है जब उसका इंटरेस्ट हो उसमें ना, उसने पेमेंट में इंटरेस्ट हो, मतलब वो पेमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड था। जैसे यहाँ पे एक ये है कि एक ए ने बी से लीज पर एक प्रॉपर्टी ले रखी है। ठीक है, ए ने अब उस प्रॉपर्टी पे मतलब जो जिस पर उसको वहां पे रिवेन्यू देना था गवर्नमेंट को उसने नहीं चुकाया, जिसके कारण क्या करने लगी, जो गवर्नमेंट है वो ए से उसकी वो प्रॉपर्टी जब्त करने वाली क्योंकि उसने रिवेन्यू नहीं चुकाया है ना जो। ठीक है, तो अब यहाँ अगर उससे वो जब्त की जाएगी उसकी वो प्रॉपर्टी तो यहाँ पे क्या है, बी का लीज खत्म हो जाएगा,
है ना, क्योंकि वो अगर गवर्नमेंट जब्त करेगी तो बी ने जो लीज पर लिए प्रॉपर्टी, वो उसका लीज का राइट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ने क्या किया, उसका जो रेवेन्यू है वो उसने चुका दिया। ठीक है, तो यहाँ बी इंटरेस्टेड पर्सन हो गया, है ना, इंटरेस्टेड इन पेमेंट हो गया। अब क्या होगा कि बी रिकवर करेगा ए से। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो इंटरेस्टेड है, जब उसका उसमें इंटरेस्ट है ना पेमेंट में, तब वो क्लेम कर सकता है कि वापस मेरे मतलब पैसे जो मैंने चुकाए थे रेवेन्यू के तौर पे वो वापस करे, तो वो ए से रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी और से कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वो खुद बाध्य नहीं है, लेकिन वो स्वयं रुचि ले रहा है, स्वयं इंटरेस्ट ले रहा है, तो यहाँ पर वो किया जाए। जैसे किराएदार अपने जमींदार की बकाया राशि चुकाता है ताकि उसका पट्टा रद्द न हो, तो वो भुगतान की प्रतिपूर्ति का अधिकारी होगा। सॉरी, ये सेक्शन 69 में इस बारे में बोला है। नेक्स्ट है सेक्शन 70 applies when a person does something for another person। तो धारा 70 कब लागू, मतलब तब होती है जो एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो सेक्शन 70 तब अप्लाई होगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए कुछ किया है, लेकिन क्यों, मतलब बिना, ऐसा नहीं है, ग्रेटिटियस नेचर का नहीं होना, नॉट इंटेंडिंग टू डू, मतलब फ्री में करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था, तब सेक्शन 70 लागू होगा। मतलब सेक्शन 70 बोलता है कि किसी का जैसे भूलवश कोई अपनी प्रॉपर्टी भूल गया, किसी की मतलब अंगूठी भूल गया या कुछ खाने की चीजें भूल गया। ठीक है, ए बी के घर गया था और ए अपना कुछ मान लीजिए कुछ सामान भूल गया है। अब बी ने क्या किया, उसको यूज कर लिया। ठीक है, अब ए का यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था ग्रेटिटियसली मतलब फ्री में या ऐसा कुछ करने का, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो रिकवर कर सकता है, तो यहाँ पे बी को देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन 70 तब अप्लाई होगा जब वो ग्रेटिटियसली काम करने का उसका इंटेंशन नहीं था। ठीक है, तो वो तो तभी ये लागू होगा, बिना किसी लाभ के करने का हकदार नहीं। तो धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ करता है या उसे कुछ कोई वस्तु देता है और यह निःशुल्क नहीं किया गया है, तो दूसरा व्यक्ति या तो मुआवजा देगा या वह वस्तु लौटाएगा। तब उसको क्या है, या तो वो पैसा दे उसके लिए या फिर वापस वो चीज दे दे। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापारी गलती से किसी घर पर सामान छोड़ देता है, तो वह व्यक्ति उसे उपयोग कर लेता है, तो यहाँ पर वो सेक्शन मतलब या तो वो पैसा दे दे उसके लिए या फिर वो वापस वस्तु लौटा दे, तो उसके पास ये राइट होगा। जब कोई व्यक्ति निभाने पर्सन फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी, मतलब किसी व्यक्ति को क्या हुआ, कोई गुड्स है मिला है पर वो किसी और का है। ठीक है, और उसने उसको ले लिया, अपने पास रख लिया, तो ही इज सब्जेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच रोल। अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किस रोल में, मतलब किस रूप में, तो एक बेली के रूप में वो उस चीज को संभाल के रखता है, तो यहाँ बेली माना जाता है। मतलब किसी और का पर्स सामान है पड़ा हुआ मिल गया, मतलब मान लीजिए किसी का पर्स गिरा हुआ मिला और ए ने उसको उठा लिया, तो यहाँ ए अब है ना बेली हो जाएगा, उसको रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो एक बेली के रूप में वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। सेक्शन 71 कहता है कि जो कोई किसी भी अन्य व्यक्ति की खोई हुई वस्तु प्राप्त करता है और उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है, वह एक बेली की तरह उत्तरदायी होता है। उसे उस वस्तु की उचित देखभाल करनी होती है और उसे उचित व्यक्ति को लौटाना होता है। इस सेक्शन 71 में बोला। अब नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन मिस्टेकनली पेज मनी टू समवन, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसिपेंट। मतलब गलती से किसी को पेमेंट कर दिया तो क्या करेगा, तो वो वापस से पैसा ले लेगा, तो मस्ट रिटर्न द मनी टू द पेयर, तो उसको वापस से पेयर को पैसा देना होगा। तो ये सेक्शन 72 बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति गलती या जबरदस्ती से मतलब डरा धमका के उससे किसी से धन या वस्तु ले लेता है या देता है, तो प्राप्तकर्ता को उसे वापस करना होगा। यह कानूनी सिद्धांत गलत तरीके से प्राप्त लाभ को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि ए एंड बी संयुक्त रूप से, इफ ए एंड बी आर जॉइंटली लाइबल टू पे 100 rupees to C and A alone pay the amount, but B being unaware of this also pays 100 again, what will be C's responsibility। मतलब है ना, यहाँ था कि C और A को पेमेंट करना था B को 100 रुपए। ठीक है, दोनों को मिलके करना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी थी, ए एंड बी की थी, वो जॉइंटली लाइबल था, ए और बी को देना था।
ठीक है, किसको देना था? सी को देना था 100 रुपए मिलकर, लेकिन ए ने अकेले ही 100 रुपए सी को दे दिए और बी को इस बारे में पता नहीं है, और बी ने भी फिर अकेले ही 100 रुपए ए को दे दिए। तो यहाँ पर क्या होगा? सी को व्हाट विल बी सीज रिस्पॉन्सिबिलिटी? सी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सी 100 रुपए वापस करेगा बी को। सी मस्ट रिटर्न ₹100 टू बी, बी को वो पैसा वापस करेगा। नेक्स्ट है, यदि इफ अ रेलवे कंपनी चार्जेस अ कंसाइनी एन इलीगल एक्सेस अमाउंट, व्हाट राइट डज द कंसाइनी हैव? तो यहाँ बोला है कि अगर कोई रेलवे कंपनी है जो कंसाइनी से इलीगल एक्सेस ज्यादा अमाउंट ले लेता है, मतलब जितना लेना था उससे भी ज्यादा ले लिया, इलीगल ले लिया एक्सेस अमाउंट, तो व्हाट डज द कंसाइनी है? तो कंसाइनी के पास क्या राइट है? तो वो क्या कर सकता है? वो जो उससे लिया गया, ही कैन क्लेम अ रिफंड ऑफ द इलीगल चार्ज अमाउंट, है ना। तो ये सेक्शन 72 में बोला है, यदि कोई व्यक्ति किसी दबाव या मिस्टेक से भुगतान करता है तो उसे वो धन वापस करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन फाइंड्स अ लॉस्ट आइटम व्हाट शुड ही डू? तो वो क्या करेगा? उसको रिटर्न करना होगा राइटफुल पर्सन को, और तब तक वो उसके पास है, वो तब तक एज अ बेली माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक, हाँ तो ये क्या है? बेली के रूप में, मतलब वो किसी और का गुड्स मिलता है और फिर अपने पास कस्टडी में रख लेता है, तो वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है? बेली के रूप में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सही है। तो कंपनसेशन कैन बी क्लेम फॉर रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस, तो नहीं। जो कंपनसेशन, जो अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल, सेक्शन 73 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है, मतलब एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो इसके कारण क्या होगा? कंपनसेशन देना होगा। तो कंपनसेशन जो भी क्लेम होगा वो दूरस्थ वाला और इनडायरेक्ट जो लॉसेस हुए उसके लिए नहीं हो सकता है। जो डायरेक्ट लॉसेस हुए हैं और जो तुरंत उसकी वजह से हुआ है, मतलब रिमोट मतलब कि इसके बारे में बहुत दूर की कोई हानि थी, उसको आप पहले से पता नहीं लगा सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा। कंपनसेशन इज गिवन ओनली फॉर डायरेक्ट लॉसेस नेचुरली अराइजेस फ्रॉम देम, फ्रॉम द ब्रीच, जो ब्रीच से एक्चुअल में जो लॉस हुआ, डायरेक्ट लॉसेस हुआ, उसी को रिकवर किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही सही है कि कंपनसेशन इज गिवन ओनली फॉर डायरेक्ट लॉसेस, तो उसके लिए लॉस दिया है नेचुरली अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच, जो ब्रीच से हुआ। फिर नो कंपनसेशन इज अलाउड इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये गलत है, नहीं, कंपनसेशन दिया गया है। कंपनसेशन इज एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द पार्टी इन ब्रीच, तो ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, in which of the following cases will a party be entitled to compensation under section 73? मतलब इसमें भी पूछा है कि किस मामले में एक पक्ष को मुआवजा मिलेगा। तो ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल राइस टू बी बट लेटर रिफ्यूजेस एंड द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज, है ना। तो यहाँ पे क्या, ए बी को चावल बेचने का अनुबंध करता है, लेकिन वो मना कर देता है बाद में, और चावल की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है। फिर ए एक्सीडेंटली एडॉप्ट्स बीज गुड व्हाइल कैरिंग देम, ए गलती से बी के सामान को ले जाते समय गिरा देता है। ए एग्रीज टू वर्क फॉर बी बट रिजाइन विदाउट नोटिस, तो ए बी के लिए काम करने के लिए सहमत होता है, लेकिन बिना सूचना दिए इस्तीफा दे देता है। और ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिपेयर बीज हाउस बट डज नॉट अ पुअर जॉब, मतलब बट डज अ पुअर जॉब, वो क्या रिपेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन उसने काम खराब कर दिया। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए, a contract to sell rice to B but later refuses and the price of the rice increases, तो यहाँ पर मुआवजा मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन 73, अनुबंध के उल्लंघन से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हानियों के लिए मुआवजा दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति चावल बेचने का अनुबंध करता है और बाद में मना कर देता है, जिससे दूसरे पक्ष को अधिक मूल्य पर चावल खरीदना पड़ता है, तो उसे हुए नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्लेम अंडर सेक्शन 73। 73 में मतलब जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कंपनसेशन की बात की गई उससे रिलेटेड सेक्शन नहीं है। तो यहाँ बोला है कि सेक्शन 73 के वेद दावा नहीं है। तो वेद दावा कंपनसेशन फॉर लॉस डायरेक्टली कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो डायरेक्टली कॉज हो रहा है उसके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। कंपनसेशन फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस ड्यू टू, तो ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है उसके कारण क्या हुआ, इमोशनल मतलब टेंशन हुआ है ना, बहुत ऐसे, तो यहाँ पे इसके लिए कंपनसेशन नहीं होगा। कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू ब्रीच, ठीक है, तो जो ब्रीच के कारण एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिया है तो वो भी कंपनसेशन में नहीं आएगा। जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है वो लेना पड़ेगा। कंपनसेशन फॉर लॉस फॉर बिजनेस प्रॉफिट ड्यू टू लेट डिलीवरी, और अगर देर से सामान डिलीवर किया जाता है तो प्रॉफिट की हानि के लिए मुआवजा, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन ये पूछा था कि वेद दावा नहीं, जिसका मतलब कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो ए में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ब्रीच से जो लॉस हुआ है उसके लिए। भावनात्मक वाला जो डिस्ट्रेस है, जो टेंशन हुआ, तनाव बढ़ा, उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जो उसके कारण ब्रीच हुआ है उसके कारण एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ गए तो वो उसका कंपनसेशन लिया जा सकता है। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ड्यू टू लेट डिलीवरी, है ना, तो देर से डिलीवरी करी और उसके कारण प्रॉफिट, जो बिजनेस प्रॉफिट है ना वो लॉस में हो गया, तो उसके लिए कंपनसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के लिए तो मिलेगा, लेकिन जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस पर कुछ नहीं होना है। धारा 73 केवल आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजा देता है, लेकिन मानसिक या भावनात्मक क्षति के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। अनुमान का उल्लंघन भावनात्मक तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन यह कानूनी रूप से मुआवजा योग्य नहीं होता। नेक्स्ट है when a contract specifies a certain amount to be paid in case of breach, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में ही दे दिया कि ब्रीच होगा तो इतना अमाउंट पे करना है, स्पेसिफाई कर दिया है। व्हाट इफ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द ब्रीचिंग पार्टी, तो क्या मैक्सिमम अमाउंट जो है वो जो अदर पार्टी जिससे रिकवर करना है ली जा सकती है, ब्रीचिंग पार्टी जो है उससे ली जा सकती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर जो भरपाई होगी वो अनुबंध में जो कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन किया गया राशि उससे अधिक नहीं होगी। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी एग्रीमेंट में कोई अमाउंट मेंशन कर दी कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे इतना पैसा रिकवर किया जाएगा, लेकिन जो इतना अमाउंट दिया है उतना नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करती कि मामले के हिसाब से उसमें कितना कंपनसेशन, पर उस मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा नहीं दी जाएगी जो उन्होंने डिसाइड की गई है, ठीक है। तो उल्लेखित राशि या न्यायालय द्वारा उचित मुआवजा जो भी कम हो वो दिया जाएगा। ऑप्शन सी, the specified amount or reasonable compensation decided by the court, whichever is lower. सेक्शन 74 बोलता है इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर ब्रीच और इंक्लूड्स अ पेनल्टी क्लॉज, तो ये बोला है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर दी है या फिर कोई पेनल्टी क्लॉज डाला है, द एग्रीड पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन, तो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है विदाउट प्रूविंग एक्चुअल डैमेज, उसको एक्चुअल डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर दिस कंपनसेशन कैन नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड अमाउंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो कंपनसेशन है कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन किया है उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेनल्टी क्लॉज, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा पेनल्टी क्लॉज के तहत आएगा, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति समय पर ऋण का भुगतान नहीं करता तो ब्याज दर 12 से 75% हो जाएगी, तो ये एक पेनल्टी क्लॉज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या पेनल्टी क्लॉज के रूप में इसमें से मान सकते हैं, तो एक पेनल्टी क्लॉज के रूप में। यदि किसी कर्मचारी का वेतन समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो उसे बोनस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं है। कोई विक्रेता समय पर सामान नहीं देता तो उसे अगले ऑर्डर पर छूट देनी होगी, ये भी नहीं। और यदि किराएदार किराया समय पर नहीं देता तो मकान मालिक अनुबंध समाप्त कर सकता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सेक्शन 74 बोलता है उचित रूप से बढ़ा हुआ ब्याज या दोगुनी सजा जैसी शर्तें पेनल्टी क्लॉज कहलाती, मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है,
ठीक है, पहले इतने अगर आप डिफॉल्ट करते हो, ब्रीच करते हो तो आपको इतना परसेंट 5% था, पर अब कर दिया 20% कर दिया है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, या कोई सजा, दोगुनी सजा जैसी शर्तें पेनल्टी क्लॉज कहलाएगी। तो अगर कोई दोगुनी सजा दी गई तो वो पेनल्टी क्लॉज होगा, है ना। ये एक दंडात्मक शर्त है क्योंकि मूल ब्याज दर से अत्यधिक वृद्धि को अनुबंध में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन साइन a bond with the government to perform a public duty and breaches it, how much will they be liable to pay? मतलब किसी व्यक्ति ने क्या लिया कि सरकार सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करा। मतलब कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहा है कि इसको कोई ड्यूटी करनी है ना उसके लिए, तो उसको करने के लिए उसने क्या कर दिया, बॉन्ड पर साइन कर दिया, और उसे तोड़ता है तो वो कितनी राशि के लिए उत्तरदायी होता है। अब उसको कितना बॉन्ड तोड़ा है तो कितना पैसा मिले देना होगा। तो सेक्शन 74 का अपवाद यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार या सार्वजनिक हित से संबंधित कार्य के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करता है और उसका उल्लंघन करता है तो उसे पूरी बॉन्ड राशि का भुगतान करना होगा, भले ही कोई वास्तविक नुकसान साबित ना हो। मतलब अगर उसने ब्रीच किया है ना तो उसको फिर बॉन्ड का अमाउंट पूरा देना पड़ेगा, भले ही उसने एक्चुअल में कोई नहीं किया हो लॉस। If a singer contracts with a theater manager to perform 2 nights per week, मतलब एक सिंगर ने कॉन्ट्रैक्ट किया थिएटर मैनेजर से कि वो सप्ताह में मतलब हर 2 रात 2 nights पर वीक, एक वीक में 2 रात, एंड देन वो गाना गाएगी वहाँ। तो इफ द ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट कैन द जो थिएटर मैनेजर डू। अब अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, मतलब वो आई नहीं, उसने दो दो सप्ताह में मतलब 2 बार आने का बोला है, वो आई नहीं दोनों बार, तब यहाँ क्या हुआ, उसकी टर्म्स को तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो तो यहाँ ये है कि थिएटर मैनेजर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या कर सकता है। तो यहाँ पे धारा 75 के अनुसार अनुबंध रद्द कर सकता है और नुकसान की भरपाई मांग सकता है, कि वो उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको रद्द कर दे और भरपाई ले ले। Section 75, if a party validly terminates a contract, they have the right to claim damages. In this case, if a singer refuses to perform, the theatre manager can cancel the contract and claim compensation for the loss incurred. है ना, तो वो यहाँ क्या कर देगा, मैनेजर कैंसिल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को और कंपनसेशन जो लॉस हुआ है वो लिया जाएगा। If a person contracts to deliver 10 quintal of grain by a specific date, but if they fail, they must deliver 20 quintals. What category does his contract fall under? तो किस कैटेगरी में इसका मामला जा रहा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे यही बोला है कि उसको 10 क्विंटल का मतलब ग्रेन जो है वो स्पेसिफाइड डेट को देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन वो फेल हो जाता है, वो नहीं पहुंचा पाया उस दिन, तो उसको क्या है 20 क्विंटल देना पड़ा। तो व्हाट कैटेगरी डज हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स अंडर, तो ये इसकी जो होगा ये होगा ऑप्शन सी, इट इज एन अनरीजनेबल पेनल्टी क्लॉज एंड ओनली रीजनेबल कंपनसेशन विल बी अप्लाई। नेक्स्ट है हु इज इंटाइटल टू रिसीव कंपनसेशन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो कंपनसेशन कौन रिसीव करेगा, तो जो उससे इफेक्ट हुआ है जिसको, तो द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम द ब्रीच। तो जो ब्रीच के कारण जो भी पार्टीज को सफर करना होगा उन सबको कंपनसेशन जो ब्रीच है वो दिलाया जाएगा। धारा 73 के अनुसार यदि किसी अनुबंध का उल्लंघन होता है तो वह पक्ष जिसे इससे हानि या क्षति हुई है अनुबंध तोड़ने वाले पक्ष से मुआवजे की मांग कर सकता है। नेक्स्ट है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज कंपनसेशन अवॉर्डेड। तो कंपनसेशन किस किस परिस्थितियों में दिया जाता है, तो क्वेश्चन पूछा है कि कंपनसेशन किन परिस्थितियों में दिया जाएगा, तो व्हेन द लॉसेस नेचुरली अराइजेस, जो हानि हुई वो स्वाभाविक हुई हो, फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है उससे,
या फिर वॉज नोन टू द पार्टीज एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, या तो पक्षों को इसके परिणाम की जानकारी हो। Is compensation granted for remote and indirect loss due to a breach of contract? क्या मतलब दिया जा सकता है क्या? तो ये जो है नहीं दिया जा सकता है। मतलब जो रिमोट दूरस्थ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके कारण जो इनडायरेक्ट लॉसेस हुआ है या रिमोट लॉसेस हुए जो दूर के लॉस है या जो जिनको अपन पता नहीं कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, तो ऐसे टाइप के अगर वो किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे नो एज पर सेक्शन 73 कंपनसेशन इज नॉट अवॉर्डेड फॉर रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस, तो इसके लिए नहीं है ये। Next, when an obligation similar to a contract arises but it not fulfilled, can the affected party claim compensation? हाँ, तो compensation, yes, compensation is awarded as if a contract had been breached under section 73. Next, what factors must be considered while estimating the losses due to the breach of contract? breach of contract से जो loss हुआ है उसको estimate करने के लिए क्या किया जाता है? तो ये किया जाता है the means available to ready the inconvenience caused by non performance, तो हानि को कम करने के लिए उपलब्ध उपाय है। धारा 73 के स्पष्टीकरण के अनुसार जब अनुबंध का उल्लंघन होता है तो हानि का अनुमान लगाते समय इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि नुकसान को कम करने के लिए कौन से उपाय उपलब्ध थे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।